आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले कंटेंट समझा के दिए थे कि ये लेसन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, और बाद में कुछ डेफिनेशन लिया था, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या रहता है, फिर नल और जीरो वेक्टर क्या रहता है, यूनिट वेक्टर क्या रहता है। फिर यूनिट वेक्टर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे, और लेटर ऑन अपन ने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लिया था। राइट, इतना अपन ने किया था। ये था फर्स्ट लेक्चर। कुछ प्रॉपर्टीज भी देखा था, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ये लेक्चर के अंदर अपन ने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कंसेप्ट पढ़ा था। और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में पहले पढ़ा था अपन ने डॉट प्रोडक्ट, उसको ही अपना अपन ने दूसरा नाम दिया था कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी देखा था, चार प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो गया था। फिर बाद में क्रॉस प्रोडक्ट देखा था, क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वाई इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आउटपुट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ऐसा भी इसको कहा जाता है। फिर इसके सारे प्रॉपर्टीज भी अपन ने समझ के लिया था, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैंने प्रॉपर्टी भी आपको प्रूव करके दे दिया था। ये था सेकंड लेक्चर। और थर्ड लेक्चर में फिर अपन ने क्या किया था, प्रॉब्लम्स देखे थे। जैसे कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम, ये एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारा आ गया। जैसे कि पहला आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, बाद में एडिशन सब्सट्रैक्शन निकालना है, बाद में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बाद में थीटा निकालना है बाय डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर अपन ने कल काफी प्रैक्टिस कर लिया। राइट, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, होप आप लोगों ने वो कर लिए सॉल्व। नेक्स्ट अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था कल जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो सपोज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन बी बार निकालना है, तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, ए बार डॉट ए बी कैप। राइट, और बी बार ऑन ए बार होगा तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, बी बार डॉट ए ए कैप। सो इन दिस वे समझ गया था, और इसके ऊपर भी अपन ने क्वेश्चन लिए थे, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। इतना अपना हो गया था। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं अपन वेक्टर इंटीग्रेशन। अब ये जो वेक्टर इंटीग्रेशन टॉपिक है, इंटीग्रेशन सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए इफ यू वांट टू गो फॉर दी वेक्टर इंटीग्रेशन टॉपिक। अब इंटीग्रेशन टॉपिक मैंने आपको बेसिक बैच में क्लियर किया था। यूट्यूब के ऊपर मैंने एक वीडियो लेक्चर पूरा बेसिक बैच का अपना, जो भी 2.5 सवा 3 घंटे का जो लेक्चर है, तो वो पूरा लेक्चर यूट्यूब के ऊपर मैंने ऑलरेडी डाल कर रखा है। वो आप देख सकते हो। उसके अंदर वो जो भी 3 एक घंटे का जो लेक्चर है उसमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का तो इंटीग्रेशन ही पार्ट होगा। तो सबसे पहले आप सभी सीनियर स्टूडेंट्स हो, आपको पता है इंटीग्रेशन मैंने आपको काफी बार पढ़ाया हुआ है। छोटी सी चीज एनालाइज करके बड़ी चीज कैलकुलेट करना इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, इंटीग्रेशन। अब व्हाट डू मीन बाय सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें भी मैंने इसके पहले आप लोगों की क्लियर किया है। जैसे कि मैं हर बार एग्जांपल आपको देता हूँ कि अमरावती टू बडनेरा ये डिस्टेंस है सपोज 10 किलोमीटर का। तो ये 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये आपको कवर अप करने के लिए टाइम कितना लगेगा, आप अमरावती से बडनेरा जाना है तो काफी डिस्कशन के बाद अपन ने इसका आंसर निकाला था कि अपन 1 किलोमीटर जाएंगे, और 1 किलोमीटर जाने के लिए अगर 5 मिनट लग रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 10, तो डेफिनेटली वी विल रिक्वायर अबाउट 50 मिनट्स। कोई इतना तो जाते नहीं बैठेगा ना पूरा अमरावती टू बडनेरा, जस्ट टू कैलकुलेट की टाइम कितना लगेगा। तो अपन 1 किलोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर जाने के लिए अगर 5 मिनट लग रहे हैं तो डेफिनेटली रिमेनिंग अपन कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस 1 किलोमीटर इज नथिंग बट एक्स का एकदम छोटा सा पार्ट, 10 किलोमीटर का बहुत छोटा सा पार्ट है 1 किलोमीटर। इसको अपन बोलते हैं dx, दैट इज डिफरेंशिएबल पार्ट ऑफ दिस x। इसलिए इंटीग्रेशन जब भी आप लोग करते हो तो dx आना बहुत ही जरूरी है। नाउ मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ भलता ऑन दी बोर्ड भी समझा के दिया था, जो क्या रहता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यानी ये जो बोर्ड बोलो या अभी जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, स्क्रीन को एक्स एक्सिस है और स्क्रीन को वाई एक्सिस है। तो स्क्रीन के ऊपर भी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसा, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस। तो ये भी मैंने काफी अच्छे से आपको समझा के दिया है बेसिक्स में। तो ये इक्वेशन रहता है इसका कौन, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर मैं कुछ भी लिखता हूं तो उसके अंदर एक्स आएगा और वाई आएगा। राइट, बट यहाँ पे वैसी बात नहीं है। इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या समझा के दिया था, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के चार चार नॉमेनक्लेचर ऑफलाइन बैच में समझा के दिया था। एक्स एक्सिस का ही दूसरा नाम है वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल एक्सिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सिसा। वाई एक्सिस का ही दूसरा नाम है एक्स इक्वल्स टू जीरो लाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमेजिनरी एक्सिस। ये सब कुछ मैंने आपको समझा के दिया था। अब जैसे कि एक्स एक्सिस अपन कंसिडर कर रहे हैं, अगर मैंने ये लाइन कंसिडर किया, इतना लाइन लाइन अमरावती टू बडनेरा, इट्स जस्ट लाइन ऑफ 10 किलोमीटर। तो ये अगर लाइन कंसिडर किया तो वी आर परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन ऑन दिस लाइन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लाइन इंटीग्रेशन।
और ये लाइन इंटीग्रेशन के अंदर एक ही वेरिएबल है, जैसे कि वेरिएबल कौन है, x इक्वल टू 10 किलोमीटर। y कहाँ पे गया, अभी अभी मैंने बोला कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर x और y दोनों भी आएंगे, लेकिन यहाँ से y कहाँ पे गया, तो y जीरो हो गया, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट एज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है y इक्वल टू जीरो लाइन। So when we are performing integration on line, then it is called as line integration. And here there is only one variable, so that's why it is also called as what, single integration also. इसलिए single integration का दूसरा नाम क्या है, line integration। तो बोलिए समझ गए क्या यहाँ तक। तो अभी जो भी अपन ने अमरावती टू बडनेरा कंसिडर किया, तो जिसको अपन ए टू बी ऐसा लिमिट बोलेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर ऐसा कि आई इक्वल्स टू, मैथमेटिकली ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रल ए से लेके तो बी तक, ए से लेके तो बी तक एक आई के लिमिट्स है, एक्स के लिमिट है, सो वी कैन राइट एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी, ऐसा लिख सकते हैं अपन। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट, डी एक्स, सो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। बोलिए सिंगल इंटीग्रेशन समझ गए क्या सब लोग, जल्दी रिस्पॉन्ड करो। यस सर। हाँ वेरी गुड सर्विस। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है सरफेस इंटीग्रेशन। अभी क्या करो, कोई भी ज्योमेट्री का एक आधा ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन देख लो, या आप लोग कोई डस्टर ले लो, या कोई भी रजिस्टर दे लो ले लो। तो ये सारे शेप्स कैसे, रेक्टेंगुलर इन नेचर है। तो इसका अगर एक ही सरफेस अगर देखते हो, तो इसको एक्स एक्सिस रहती है और इसको वाई एक्सिस रहती है। तो इसके साथ दो वेरिएबल जुड़ रहे, एक एक्स वेरिएबल और दूसरा वाई वेरिएबल। तो दो वेरिएबल होने के कारण इट इज कॉल्ड एज डबल इंटीग्रेशन। And we had considered the surface of cell phone या surface of register, so that's why it is called as surface integration. And also आपको ये भी पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, सो दैट्स वाई सरफेस इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है, एरिया इंटीग्रेशन। तो होप ये भी समझ गया। तो एरिया निकाल रहे हो, दो वेरिएबल यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए इसको मैथमेटिकली डिनोट किया जाता है ऐसा, डबल इंटीग्रल नाउ ओवर द सरफेस एस, अंदर वाला मसाला ही, सपोज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू दो वेरिएबल होने के कारण dx इंटू डी वाई। अब डिपेंड करता है प्लेन कौन सा है, अगर एक्स वाई प्लेन होगा तो dx dy, वाई जेड प्लेन होगा तो क्या आएगा, dy इंटू डी जेड आएगा, और एक्स जेड प्लेन होगा तो dx इंटू डी जेड आएगा। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, दोनों भी लिमिट्स अगर x के, x और y के हैं, तो ये x के लिमिट्स रहेंगे, ये y के लिमिट्स रहेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू कौन, dx इंटू डी वाई। अब जो भी लिमिट दिए रहेंगे प्रॉब्लम में, वो अपन यूज करेंगे। तो होप ये डबल इंटीग्रेशन भी आपको समझ में, बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है M3 में वगैरह, काफी अच्छे से मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। क्लियर हो गए सब लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अब आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन ही आपके घर के एक आधे कोई भी कॉर्नर में रखिए, तो आपको वहां पे समझ में आता है कि एक एक्सिस ऊपर जा रही है, एक एक्सिस इधर जा रही है, और एक एक्सिस इधर जा रही है। तो तीन एक्सिस अगर जुड़ रही है, तो जो भी आप लोग मोबाइल फोन यहाँ पे रखे हो, बरोबर है ना, तो समझ जाएगा कि ये पूरे ऑब्जेक्ट में तीन एक्सिस जुड़ रही हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जैसे कि निकाल के दिखा तो ऐसा रहेगा नहीं, एक एक्सिस सपोज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो तीन एक्सिस जुड़ गई, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तीन वेरिएबल जुड़ रहे हैं, और पूरे ऑब्जेक्ट का क्या निकलता है, तो वॉल्यूम निकलता है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को अपन लिखते हैं, अब यहाँ पे v लिखा तो भी चलेगा, बट इन जनरल मैं यहाँ पे i लिखता हूँ। i इक्वल्स टू नाउ ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू डी वी लिखा तो भी चलता है, लेकिन डी वी को अपन स्प्लिट कर देते हैं, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड लिखते हैं। डिपेंड करता है अगर आप लोग कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हो। अगर आप लोग कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर ले रहे हो तो एक्स वाई जेड आएगा, अगर आप लोग सिलेंड्रिकल ले रहे हो तो रो फाई जेड आएगा, और अगर आप लोग स्पिरिकल ले रहे हो तो आर थीटा फाई आएगा। तो होप ये भी टॉपिक आपको समझ गए, इतना छोटा सा थ्योरी पार्ट जो है वो क्लियर होगा। टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा थ्योरी लिख के रखा है, सो दैट कि टाइम बचता है और मैं समझा के दे रहा हूँ। होप इतना समझ गया। अब ये तो हो गया बेसिक्स, अब आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। तो तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को पता है। सबसे पहली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर सिस्टम। अब कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या क्या रहते हैं, एक्स रहता है, वाई रहता है और जेड रहता है। वही बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे रो फाई एंड जेड। और वही बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आर थीटा एंड फाई।
समझ गए क्या सब लोग? प्लीज थम्स अप करना, घाई नहीं हुई ना? हाँ यस, चलो। तो अभी ध्यान से देखना फॉर्मूलीज, जैसे कि वॉल्यूम इन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर सिस्टम का जो फॉर्मूला रहता है वो सिंपल है बिल्कुल। वॉल्यूम इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल सिंपली dx dy और dz, खत्म हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मूला बनता है ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v, यू कैन राइट, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, ओवर द वॉल्यूम v। तो इसका फॉर्मूला रहेगा रो डी रो डी फाइव और डी जेड। अब ये फॉर्मूले लर्न करना पड़ेगा आपको। आप लोगों ने इंजीनियरिंग M2 पढ़ा है, तो अपने यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग M2 में आप लोगों ने ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो तब आप लोगों ने को ये मैंने पढ़ाया था, राइट। एंड थर्ड है वॉल्यूम इन स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसका फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v आर स्क्वेयर साइन थीटा इंटू डी आर डी थीटा एंड डी फाइव। तो दीज आर दी फॉर्मुलीज, ये आपको अभी यूज करना है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। इससे तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आप लोगों ने M1 M2 में वगैरह सॉल्व किए, ये बहुत ही इजी है। चलो समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है ना? तीनों भी फॉर्मूला एक बार और वापस से देख लो। वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ट्रिपल इंटीग्रल रो डी फाई dz। एंड वॉल्यूम इन स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ट्रिपल इंटीग्रल आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। क्लियर है सब लोग? क्लियर हो गए ना सब लोग? अंजलि, हर्ष, सर्वेश, श्रावणी, स्मित, सुजल, दौरा, ओके। चलो तो फिर अब प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम आराम से देखो एकदम। पहला प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सिस्टम हैविंग द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एच। तो ये लिमिट से आपको समझ में आ रहा है, लिमिट्स अगर एक्स वाई जेड के दिए है तो वॉल्यूम अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला निकालना है। तो समझ लीजिए, सो आई एम राइटिंग हियर सॉल्यूशन वी हैव। बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन वी हैव, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला वॉल्यूम क्या रहेगा? v इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल और दी वॉल्यूम v सिंपली dx dy और dz, खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना आपको आएगा, बहुत ही इजी है। अब जो तीनों भी लिमिट्स है आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, तीनों के तीनों लिमिट्स कांस्टेंट है ना, 0 to 1, 1 to 2, 3 to 4, तीनों के तीनों कांस्टेंट है। तो आप कैसे भी सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हो तो भी चलेगा। सपोज आपको पहले z से इंटीग्रेट करना है तो करो। तो z की लिमिट है सपोज 3 से लेके तो 4 तक। बाद में आपको y से इंटीग्रेट करना है, चलेगा। y की लिमिट्स है 1 से लेके तो 2 तक। और बाद में x के लिमिट्स है 0 से लेके तो 1 तक। हाँ, अगर ऐसा अगर आपको लिखना है, पहले z से इंटीग्रेट करना है तो आपको पहले dz लिखना पड़ेगा, बाद में dy लिखना पड़ेगा और बाद में dx लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तीनों के तीनों लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट होने के कारण आप काय से भी पहले इंटीग्रेशन करोगे तो भी चलेगा। आपकी इच्छा है पहले x से इंटीग्रेट करना है, चलता है, वो भी किया तो चलता है। तो चलो पहले अगर z से, अब देखिए इसका आंसर एक झटके में निकलता है, लेकिन थोड़े से स्टेप्स बढ़ा के लिखना। मैं डेफिनेटली आप लोगों को डायरेक्ट कैसे करना वो भी समझाता हूँ, बट पहले धीरे धीरे समझ लो। तो सबसे पहले अपन z से इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 से लेके तो 1, इंटीग्रेशन y की लिमिट्स 1 से लेके तो 2। बोलिए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dz? z, दिस इज फ्रॉम लिमिट 3 to 4 इंटू dy इंटू dx। होप समझ गया था। इक्वल्स टू नाउ Yes, sir. इंटीग्रल x के लिमिट 0 to 1 एंड इंटीग्रल y के लिमिट्स है 1 to 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो ये आ जाएगा 4 - 3 इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। 4 - 3 यानी कितना हो गया? 1। तो देयर फोर वॉल्यूम v इक्वल्स टू इंटीग्रल x के लिमिट 0 to 1, चलो 1 आ गया, dy का इंटीग्रेशन कौन? y, फ्रॉम लिमिट 1 to 2 इंटू डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब x से इंटीग्रेट करना है, पहले लिमिट सब्सटीट्यूट करो। जैसे कि इंटीग्रल x के लिमिट 0 to 1
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 2 - 1, 2 - 1 1 ही होता है। अब सिंपली dx का इंटीग्रेशन कौन, x फ्रॉम लिमिट 0 to 1, तो आंसर कितना आ गया 1। वॉल्यूम का यूनिट क्या रहता है, यूनिट क्यूब या तो फिर क्यूबिक यूनिट, यूनिट क्यूब। तो वॉल्यूम मिल गया आपको 1 यूनिट क्यूब। बोलिए समझ गए क्या आप सभी लोग, और एक बार यस समझा के सर। दूं क्या। नहीं। यहाँ पे सबसे पहले तीनों के तीनों जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट है, इसलिए आप कैसे भी सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हो तो भी चलेगा। तो अपन ने सबसे पहले यहाँ पे z से इंटीग्रेशन किया, dz का इंटीग्रेशन z फ्रॉम लिमिट 3 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 - 3, 4 - 3 कितना होता है 1 ही होता है, तो वो क्या लिखेंगे। तो अभी y से इंटीग्रेट किया तो dy का इंटीग्रेशन y फ्रॉम लिमिट 1 to 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो 2 - 1, 2 - 1 1 ही होता है, वो क्या लिखेंगे dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको मिल गया 1 यूनिट क्यूब। होप समझ गया आप। अब देखो ये प्रॉब्लम यहीं पे कैसा सॉल्व करना है जल्दी से। अगर एग्जाम में सपोज ये प्रॉब्लम आता है और इनके साथ आपके पास टाइम नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। dz का इंटीग्रेशन z फ्रॉम लिमिट 3 to 4, dy का इंटीग्रेशन y फ्रॉम लिमिट 1 to 2 एंड dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम लिमिट 0 to 1। तो ये 4 - 3 यानी 1, ये 2 - 1 यानी 1 एंड 1 - 0 यानी 1, तो आंसर कितना आ गया 1 हो गया प्रॉब्लम। समझे क्या सब लोग। नो नीड टू गो फॉरवर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स, बट ईएमडब्ल्यू पेपर में सारे स्टेप परफॉर्म करना जो भी मैंने पढ़ा है। टाइम नहीं है तो बात अलग है, फिर डायरेक्ट करो। क्लियर है सब लोग। और ये तभी पॉसिबल होता है जो मैंने अभी डायरेक्ट करके दिखाया है, जब तीनों के तीनों लिमिट्स कांस्टेंट होंगे तभी ये पॉसिबल होगा। अगर तीनों के तीनों लिमिट कांस्टेंट नहीं है, कोई एक आधा फंक्शन ऑफ दूसरा वेरिएबल है, फिर नहीं जमेगा ये, डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर आपको एक एक ही करना पड़ेगा। चलो समझ गए फिर यहाँ तक सबको, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, अब सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का लिया था, और अभी अपन जो प्रॉब्लम ले रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये ले रहे हैं अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। यहाँ पे रो फाई और जेड है। तो अभी देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करें। तो सॉल्यूशन हुई हो। अब वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहता है, v इज इक्वल्स टू, पता है आपको, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v कितना रहता है रो। कोई एक आधा अनम्यूट करके खुद को बोल सकता है। सब लोग चुप बैठते तो अपन भी चुप बैठना, ऐसा मत करो, डायरेक्ट बोला करो बिंदास। रो डी फाई और डी जेड, ऐसा रो डी फाई डी जेड लाइक वैसे। तो ये फॉर्मूला मैंने पहले आप लोगों को समझाया। अब वापस से यहाँ पे भी जेड के भी लिमिट कांस्टेंट है, फाई के भी लिमिट कांस्टेंट है, रो के भी लिमिट कांस्टेंट है। कोई भी आपको इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबके सब तीनों के तीनों लिमिट्स अगर कांस्टेंट है, तो वी कैन डायरेक्टली परफॉर्म इंटीग्रेशन। अब पहले कैसे भी इंटीग्रेशन किया तो चलेगा। तो चलो सपोज अपन सबसे पहले अगर जेड से इंटीग्रेट करते हैं, तो जेड के लिमिट क्या दिया आपको, आप लोग अकॉर्डिंग टू रो फाई जेड ये भी इससे भी चल सकते हो। तो चलो ठीक है, पहले अगर रो से इंटीग्रेशन करना है, तो रो के लिमिट्स क्या है, रो के लिमिट्स है 1 से लेके तो 2 तक। उसके बाद फाई की लिमिट्स क्या है, 0 से लेके तो पाई तक। और उसके बाद जेड के लिमिट्स क्या है, जेड इक्वल्स टू 3 से लेके तो 4 तक। अंदर में कौन, रो डी फाई और डी जेड। होप समझ गया आप। क्लियर है क्या सब लोग ये वाली स्टेप। हेलो एवरीवन। सर रो। है। रो स्क्वायर का कैसे लिखा। अरे सॉरी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ समझे क्या आप सब लोग, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इंटीग्रल, अब यहाँ पे तीनों के तीनों लिमिट कांस्टेंट होने के कारण आप लोग डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन एक एक स्टेप वाइज करो। तो z के लिमिट 3 to 4, बाद में फाई के लिमिट 0 से लेकर तो पाई तक। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रो स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम लिमिट 1 से लेकर तो 2 तक इनटू डी फाई इनटू डी जेड। सो इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल z के लिमिट्स है 3 to 4, राइट। इंटीग्रल पाई के लिमिट है यहाँ पे 0 से लेके तो पाई तक। अगर मैं यहाँ पे अपर लिमिट 2 पुट करता हूँ,
तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, एंड 4/2 यानी कितना होता है 2, माइनस 1 अगर पुट करता हूँ लोअर लिमिट तो 1 का स्क्वायर 1/2 ऐसा आ गया फिर इंटू डी फाइव इंटू डी जेड। होप समझ गए सब लोग। वापस एक बार बोल रहा हूँ, अगर अपर लिमिट 2 सब्सटीट्यूट करते हो तो 2 का स्क्वायर 4 ना, और 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2, माइनस लोअर लिमिट 1 है तो 1/2। अब 2 माइनस 1/2 यानी कौन 3/2, तो 3/2 बाहर ही ले लो ना। और इंटीग्रल जेड के लिमिट्स है 3 to 4। अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो 5 से, तो डी फाइव का इंटीग्रल 5 फ्रॉम लिमिट 0 से लेके तो पाई तक इंटू कौन डी जेड 5 से कर लिया। सो इक्वल्स टू नाउ 3/2। अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो ये पाई आएगा ना, पाई माइनस 0 ने पाई, पाई भी बाहर ले लो, और डी जेड का इंटीग्रेशन जेड फ्रॉम लिमिट 3 से लेकर तो 4 तक। सो नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो ये आएगा 3/2 पाई, upper limit is 4, lower limit is 3. So therefore final answer we are getting V is equals to 3/2 pi। वॉल्यूम का यूनिट कौन यूनिट क्यूब। होप समझ गए आप सब लोग। क्लियर एंड सब लोग। यस सर। मुझे लग रहा है थोड़ा टीचिंग आज फास्ट हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि रोज बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ, आज थोड़ा फास्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? सुजल, नो सर। स्मीत, अंजलि, सर्वेश, नयन, अहुरा? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो अभी मैंने आपको वॉल्यूम इन कार्टेशियन, उसके बाद वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल, और अभी बचा है वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो भी बोल देता हूँ। समझ लो, ये दो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एकदम सिमिलर है, ये आप लोगों ने कर लेना। अभी देखते हैं वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो सॉल्यूशन वी हैव वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहता है? v इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v, क्या रहता है एनीवन? आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी आर डी थीटा डी फाइव, ये रहता है वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम dx dy dz। वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रो डी फाइव डी जेड, एंड वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहता है? तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। क्लियर है? आगे बढ़ते। अब लिमिट सब्सटीट्यूट करो, यहाँ पे भी तीनों के तीनों लिमिट्स कैसे कांस्टेंट है, तो आप लोग सबसे पहले कैसे भी इंटीग्रेशन करते हो तो चलेगा, बट सीक्वेंस इज आर थीटा फाइव, तो उसको फॉलो करो अपन। जैसे कि आर के लिमिट्स आपको कितना दिया है -1 से लेके तो 2 तक, बाद में थीटा के लिमिट्स आपको दिए हैं 0 से लेके तो π/2 तक, ये लिमिट्स वगैरह सब दिए रहेंगे आपको। और बाद में जो फाइव के लिमिट्स दिए, वो फाइव के लिमिट्स है 0 से लेके तो पाई तक। सबसे पहले आर से कर रहे हो तो आर स्क्वायर लिख लो लगे तो साइन थीटा, उसके बाद डी आर डी थीटा डी फाइव लाइक वाइज। चलो पहले इंटीग्रेशन करते हैं अपन आर से। सो इंटीग्रेशन फाइव के लिमिट 0 से लेके तो पाई तक, इंटीग्रल थीटा के लिमिट है 0 से लेके तो π/2 तक, और आर के लिमिट्स तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा r³/3। दिस इज फ्रॉम लिमिट -1 to 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी फाइव, है ना। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन r³/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो फाइव के लिमिट्स 0 to पाई, थीटा के लिमिट्स 0 to π/2। अपर लिमिट अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 का क्यूब कौन आ गया 8, तो ये आ गया 8/3, माइनस -1 का क्यूब कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 ऐसा आ गया, इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी फाइव। होप समझ गए आप लोग। 8/3 प्लस 1/3 यानी 9/3, और 9/3 यानी 3 बाहर, फाइव के लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेके तो पाई तक,
अब थीटा से इंटीग्रेट करते हैं तो साइन थीटा का इंटीग्रल कौन, माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 इंटू कौन, डी फाइव। होप समझ गया आप लोग। ये जो माइनस साइन है ना, इसको बाहर ले लेते तो -3 हो गया, और इंटीग्रल नाउ पाई के लिमिट 0 से लेके तो पाई तक, माइनस साइन अपन ने बाहर लिया है, ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं है, बाहर लिया है। कॉस π/2 कितना होता है, 0 होता है कॉस π/2, माइनस कॉस 0 कितना होता है, तो 1 होता है, इंटू डी फाइव। तो -1 इंटू -3, ये हो गया कौन, 3। सो इट शुड बी 3, और डी फाइव का इंटीग्रल 5, दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 to पाई, and therefore we are getting final answer volume equals to 3 pi minus 0 and from pi। तो ये मिल गया आपको वॉल्यूम 3 पाई, यूनिट क्या रहेगा, तो यूनिट क्यूब वॉल्यूम का यूनिट। बोलिए समझे क्या, वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आल्सो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। समझ गए क्या Yes, सब sir. लोग, है ना। अ, सब लोग ईएमएफ से बहुत डरते हैं, ईएमएफ पता नहीं आप लोगों को क्यों डिफिकल्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके मैं आपको जैसा लेके जा रहा हूँ वो हिसाब से ईएमएफ बहुत इजी कर दूंगा आपके लिए। यहाँ तक क्लियर है सब लोग, चलो ठीक है, रुकते हैं फिर बाकी लेते हैं कल।